नमस्कार, हमारे खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम सबसे पहले बात करेंगे बस्ती में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की युवाओं को सोशल मीडिया से सतर्क रहने की सलाह की। सीएम योगी ने यहां कहा कि इंटरनेट पर धर्म और जातियों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही हम अपनी रिपोर्ट में पड़ोसी देश नेपाल में युवाओं के आक्रोश से लेकर तख्ता पलट के घटनाक्रम का पूरा ब्यौरा, खबरों का ब्यौरा आपको दिखाएंगे। और चलते चलते बात करेंगे मायावती के मिशन यूपी की। एक बार फिर बहन जी, ये सियासी अंगड़ाई आप बहन जी की हम आपको दिखाएंगे, क्या गुल खिलाती है बहन जी की सियासी अंगड़ाई। तो चलते हैं अब खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट का रुख करते हैं। बस्ती में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को सोशल मीडिया से सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर धर्म और जातियों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे सावधान रहने की जरूरत है। विद्या भारती के सरस्वती विद्या मंदिर के नवीन प्रकल्प का शिलान्यास करते हुए उन्होंने शिक्षा को मुक्ति का मार्ग बताया और भारत को विश्व गुरु बनाने में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। ये खास रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बस्ती दौरा खास रहा। यहाँ मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और प्रदेश के छात्र, युवा और नौजवान इंटरनेट मीडिया से दूर रहें। इससे समाज में जाति और धर्म को बांटने का कुचक्र तेजी से फैलाया जा रहा है। इससे सावधान रहने की जरूरत है। आपको बता दें कि विद्या भारती के सरस्वती विद्या मंदिर के नवीन प्रकल्प का बस हवा में शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर के बड़े प्रकल्प को एक नए रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्या वो है जो हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दे। देश 1947 में स्वतंत्र होता है। उसके बाद नानाजी देशमुख के नेतृत्व में गोरखपुर में पहली शाखा का निर्माण हुआ था। आज प्रदेश के अंदर हजारों शिक्षक देश और राष्ट्र को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। पाठ्यक्रम सरकार तैयार करती है। सरकार की मर्जी सहयोग करे न करे यह भी सरकार तय करती है, लेकिन बिना सरकार के सहायता के अपने दम पर, अपने स्वयं सेवकों के सहयोग से भारतीयता के प्रति अनुराग रखने वाले उन भारत के नागरिकों के माध्यम से सरस्वती शिशु मंदिर ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। जब पक्की बाग में गोरखपुर में पहला सरस्वती शिशु मंदिर स्थापित हुआ था तो उसमें छात्रों की संख्या थी मात्र 5 से प्रारंभ होता है और आज 12,000 से अधिक तो केवल सरस्वती शिशु मंदिर के अपने स्वयं के विद्यालय ही हैं। सीएम योगी ने कहा कि भारत के अंदर शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इसके लिए आजादी के 5 साल बाद इसकी नींव पड़ी। भारत को विश्व गुरु बनने में इसका प्रमुख योगदान दिया है। शिक्षा संस्कार युक्त नहीं है, देश के प्रति समर्पित नहीं है तो सब बेकार है। कहा कि ये एक चुनौती थी, सरकार विपरीत थी। बिना सरकार की सहायता के अपने दम पर भारतीयता के प्रति अनुराग रखने वाले लोगों के सहयोग से निर्माण हुआ। उस समय सिर्फ 5 छात्र थे, आज तो 12,000 से ज्यादा सिर्फ शिक्षक हैं। कहा कि यहाँ से निकलने वाले छात्र समाज को नई दिशा दे रहे हैं, जो मोदी जी के विकसित राष्ट्र की परिकल्पना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सीएम योगी के मुताबिक पूरी दुनिया में शिक्षा के बाद ही समग्रता का लक्ष्य पूरा होता है। यहाँ सुयोग्य नागरिक विकसित होने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जो विकास का खाका 5 साल के लिए बनाते हैं, उसी तरह से मोदी जी ने पंच प्रण लिए हैं। सबके जीवन का ध्येय होना चाहिए विकसित भारत। विकसित भारत, विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित बस्ती आवश्यक है। विकसित बस्ती के लिए हर गांव को, हर कस्बे को भी आत्मनिर्भर और विकसित बनने की दिशा में प्रयास करना प्रारंभ करना पड़ेगा। वे भी विकसित बने। सबके पास संभावना है और उत्तर प्रदेश तो
मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा का प्रदेश है, उनके असीम कृपा का प्रदेश है। हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, हम केवल उस भाव के साथ जुड़े। सीएम योगी ने कहा कि नारद जी ने वाल्मीकि को रामायण लिखने की प्रेरणा दी। हमें राम और कृष्ण पर गौरव की अनुभूति है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने आप को बलिदान दिया, वो हमारी विरासत है। गुलामी की मानसिकता इस कदर छा गई थी कि उससे निकलना मुश्किल था। कहा कि पिछले 11 सालों में इस मानसिकता के बदलाव को आपने देखा होगा। भारत और भारतीयता के मन में ऐसा भाव भरा गया, जिससे हमने अंग्रेजों को भारतीयता का प्रतीक बनना शुरू कर दिया था। सीएम योगी ने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं को ही हम जीवन का हिस्सा बनाएं। मोदी जी की इस पहल से हम अपने सामानों का मुनाफा अपने पास रखेंगे, विदेशों में ये मुनाफा ना जाने पाए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इंटरनेट मीडिया में जाति को जाति, धर्म को धर्म को लड़ाने का प्रयास हो रहा है। इससे बचना होगा। अच्छी शिक्षा के लिए इसका प्रयोग हो सकता है। बच्चों को सकारात्मक पक्ष के प्रति आगे लाना होगा। तकनीकी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये देश के अनुरूप होना चाहिए। जब दुनिया कोविड काल में पस्त थी, तो दूसरी तरफ भारत ने उस समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्थापना की। ये नीति कैसे उपयोगी हो सकती है, इसके सरस्वती शिशु मंदिरों ने कदम आगे बढ़ाया है। सीएम योगी इन दिनों लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। यही नहीं, उनके दौरे न सिर्फ विकास का खाका खींच रहे हैं, बल्कि युवाओं में प्रेरणा का संदेश भी जा रहा है। स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट में तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करते हैं अगली रिपोर्ट का। नेपाल में बीते दिनों से जारी हिंसा आगजनी के बाद सब कुछ बदल चुका है। युवाओं के प्रदर्शन के सामने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक ने घुटने टेक दिए हैं और इस्तीफा देने को मजबूर हुए हैं। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवाओं के आक्रोश से ज्यादातर शहरों में हिंसा हुई है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति से लेकर गृह मंत्री के घर तक जला दिए हैं। वहीं नेपाल के पूर्व पीएम झालानाथ खनाल की पत्नी की भी मौत की खबर है। उन्हें जिंदा जलाने की खबर सामने आई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। नेपाल में तख्तापलट, पीएम ओली का इस्तीफा। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक राजधानी समेत पूरे देश में बढ़ते विद्रोह के कारण पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया है, जिसे राष्ट्रपति की तरफ से स्वीकार कर लिया गया है। वहीं इससे पहले हिंसक विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पीएम ओली ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। दूसरे दिन भी आगजनी से मची अफरा तफरी। सितंबर की उमस भरी सुबह को हजारों लाखों नेपाली छात्र छात्राएं क्रांति की एक कॉल पर नेपाली देश भर के प्रमुख शहरों की सड़कों पर उमड़ पड़े। नेपाल का युवा भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता और कुप्रशासन के खिलाफ पहले ही सुलग रहा था, लेकिन सरकार ने जब 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया, तो फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पर अपने सपने बुनने वाला ये युवा चिंगारी बनकर सड़क पर उमड़ पड़ा। हालांकि नेपाल सरकार ने हिंसक प्रदर्शनों के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटाने का ऐलान कर दिया, लेकिन इस ऐलान के बाद भी मंगलवार सुबह प्रदर्शनकारी फिर से सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। बता दें कि प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए पीएम ओली के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। बता दें कि केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के आवास को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। वहीं इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सूचना एवं संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के आवास में भी आग लगा दी। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दल उर्फ प्रचंड के घर के बाहर पुलिस चौकी में भी आग लगा दी गई। रोहतहट के चंद्रपुर नगर पालिका में भी आगजनी की खबरें सामने आई। आखिर हिंसा पर उतारू क्यों हुए युवा? नेपाल सरकार ने 4 दिन पहले जब नियम कायदों का पालन न करने वाले कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया, तो इतनी उग्र प्रतिक्रिया की कल्पना भी नहीं की होगी। इस पर सवाल उठ रहे
कि युवा आखिर इस कदर हिंसा पर उतारू क्यों हुए। कहीं सोशल मीडिया से कमाई का जरिया बाधित होना इसकी वजह तो नहीं। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का फैसला क्यों किया। बता दें कि नेपाली सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फेसबुक समेत तमाम प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पंजीकरण कराना अनिवार्य था। वैश्विक प्लेटफॉर्म बार बार नोटिस देने के बावजूद ऐसा नहीं कर रहे थे, इसलिए सरकार ने प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। हालांकि आलोचकों ने संचार, आजीविका और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इसके गंभीर प्रभावों के बारे में पहले ही चेताया था। नवंबर साल 2023 के अब तक सरकार ने 5 सार्वजनिक नोटिस जारी किए, संबंधित कंपनियों को पत्र भी लिखे, पर मेटा और अन्य कंपनियों ने बार बार समय सीमा बढ़ाने की अनदेखी की। सरकार ने आखिरकार 28 अगस्त को सभी प्लेटफॉर्म से 7 दिन में पंजीकरण कराने को कहा और ये समय सीमा समाप्त होने पर पाबंदी लगा दी। प्रदर्शन के पीछे एनजीओ हामी। माना जा रहा है कि प्रदर्शनों के पीछे एनजीओ हामी नेपाल की बड़ी भूमिका रही। इसने छात्रों को जुटाने के लिए इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। इन पर विरोध कैसे करें जैसे वीडियो डाले गए थे। छात्रों को सलाह दी गई कि वे कॉलेज बैग, किताबें लेकर आए, स्कूल ड्रेस पहनकर ही आए। छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान यूथ्स अगेंस्ट करप्शन का बैनर भी उठाया, जिसे हामी नेपाल ने ही जारी किया था। बहरहाल नेपाल फिर संकट में फंस गया है। अस्थिरता और विरोध प्रदर्शन काफी हो गए हैं। वहां राजशाही के खात्मे के बाद 17 साल में कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। यूक्रेन रूस संघर्ष के बाद ऊर्जा सुरक्षा की चिंताओं ने नेपाल के हालात को तेजी से खराब कर दिया। अब नेपाल की जनता सड़कों पर है। सुदन गुरुंग ने आंदोलन में बदल दिया गुस्सा। आपको बता दें कि नेपाल में जेन जी के आंदोलन का नेतृत्व एक ऐसा चेहरा कर रहा है जिसने छात्रों को बताया है कि ये सरकार नेपो बेबीज और राजनीतिक अभिजात्य वर्ग के लिए काम करती है। हामी नेपाल नाम के एनजीओ के संस्थापक सुदन गुरुंग ने 8 सितंबर की रैली के लिए युवाओं को बुलाते हुए कहा कि भाइयों बहनों, सितंबर 8 सिर्फ दूसरा दिन ही नहीं है, ये वो दिन है जब हम नेपाल के युवा उठेंगे और कहेंगे कि अब पर्याप्त हो गया। देखते ही देखते नेपाल के प्रमुख शहरों की सड़कें रणक्षेत्र बन गईं। बता दें कि नेपाल पुलिस की फायरिंग में करीब 20 लोग मारे गए। नेपाल के इन युवाओं को एक मंच पर लाने के लिए हामी नेपाल नाम का एक संगठन काम कर रहा था। इस संगठन के कर्ता धर्ता ही सुदन गुरुंग हैं। नेपाल की जेनजी क्रांति का चेहरा बने 36 साल के सुदन गुरुंग ने नेपाली यूथ के गुस्से को एकदम सही समय पर भांप लिया। सुदन ने युवाओं के गुस्से का पहचान किया, इसे प्लेटफॉर्म दिया और पूरे नेपाल में इसको अलग अलग नेटवर्क के जरिए फैला दिया। इस आंदोलन को गति और दिशा देने वाला संगठन हामी नेपाल के संस्थापक और अध्यक्ष सुदन गुरुंग ही है। कौन है सुदन गुरुंग? सुदन गुरुंग एक युवा कार्यकर्ता और समाज सेवी हैं, जो नेपाल में हालिया पीढ़ी जेनजी के आंदोलन का चेहरा बने। सुदन गुरुंग एक्टिविस्ट होने से पहले इवेंट मैनेजमेंट में सक्रिय थे। उनकी जिंदगी पार्टियों के इर्द गिर्द थी। साल 2015 के नेपाल भूकंप ने उनके जीवन में एक नया मोड़ लाया। इसके बाद उन्होंने मानवीय कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया। हामी नेपाल ने उनके नेतृत्व में आपदा राहत और सामाजिक अभियानों, छात्रों और प्रवासियों के हितों के लिए काम किया। भारत की सीमा सुरक्षा पर दबाव। भारत नेपाल सीमा लगभग 1770 किलोमीटर लंबी है और ये खुली हुई है। हिंसा या अस्थिरता के दौरान आतंकियों, अपराधियों और शरणार्थियों के घुसपैठ का खतरा बढ़ जाता है। नेपाल में पहले माओवादी विद्रोह का असर भारत के नक्सल प्रभावित राज्यों तक पहुंचा था। ऐसे आंदोलन भारत में विचारधारा के प्रसार का कारण बनते हैं। हिंसा के दौरान नेपाल से भारत में हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी बढ़ सकती है, जिससे आंतरिक सुरक्षा प्रभावित होती है। हिंसा के कारण नेपाल के नागरिक भारत में शरण लेने आते हैं, विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम के सीमावर्ती इलाकों में। प्रवासियों के कारण स्थानीय संसाधनों पर दबाव बढ़ता है और रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा पर असर पड़ता है, जिससे स्थानीय लोगों और शरणार्थियों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है।
नेपाल के हालात भारत के लिए चिंता। नेपाल के ऐसे हालात भारत के लिए चिंता का कारण है। भारतीय विदेश मंत्रालय नेपाल के हालात पर लगातार नजर बनाए है। पिछले 2 साल से नेपाल को लेकर खबर अच्छी नहीं आ रही। नेपाल में लोगों का असंतोष लगातार बढ़ता रहा, लेकिन नेपाल सरकार इसको लेकर संवेदनशील नहीं थी। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम नेपाल में हो रहे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। भारत प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में कई युवाओं की जान जाने से बेहद दुखी है। वहीं नेपाल में भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे सावधानी बरतें और नेपाली अधिकारियों द्वारा जारी किए गए कदमों और दिशा निर्देशों का पालन करें। भारत ने नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी किया है। सशस्त्र सीमा बल ने सतर्कता बढ़ा दी और भारतीय क्षेत्र में अशांति फैलने से रोकने के लिए बारीकी से नजर रखी जा रही है। सीमा चौकियों पर आने जाने वालों की सघन चेकिंग हो रही है। बता दें कि भारत नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है। अधूरी रही लाल क्रांति। आपको बता दें कि साल 1996 में शुरू हुआ माओवादी विद्रोह नेपाल के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। 1996 से साल 2006 तक चले माओवादी आंदोलन का दावा था कि ये सामाजिक आर्थिक ढांचे को बदलकर देश को न्यायपूर्ण और बराबरी वाला बनाने का संघर्ष है। माओवादियों के अनुसार ये आंदोलन राजशाही के खिलाफ था। इस आंदोलन में हजारों जाने गईं। गांव-गांव में विद्रोह का झंडा बुलंद हुआ और आखिरकार शांति समझौते के साथ माओवादी मुख्यधारा की राजनीति में आए। माओवादियों ने लोकतंत्र और नए संविधान का वादा किया, जिसने ग्रामीण इलाकों में व्यापक समर्थन हासिल किया। बता दें कि 10 साल तक चले इस गृह युद्ध में 16,000 से ज्यादा लोग मारे गए और साल 2006 में शांति समझौते के साथ इसका अंत हुआ। नेपाल अब हिंदू राष्ट्र नहीं रहा, बल्कि एक गणतांत्रिक देश बन गया। सत्ता का चेहरा बदला, व्यवस्था नहीं। नेपाल में साल 2008 में माओवादियों की जीत के बाद 240 साल पुरानी राजशाही खत्म हुई। नेपाल की क्रांति के बाद माओवादी नेताओं जैसे पुष्प कमल दहल प्रचंड ने सत्ता हासिल की, लेकिन नेपाल का संसदीय लोकतंत्र तमाशा बनकर रह गया। नेता भ्रष्टाचार और सत्ता के लिए तिगड़मबाजी में उलझ गए। जनता को किया गया समृद्धि, शिक्षा और स्वास्थ्य का सपना अधूरा ही रहा। आज लोग कहते हैं कि माओवादी क्रांति ने केवल सत्ता का चेहरा बदला, व्यवस्था नहीं। दुनिया का सबसे गरीब देश नेपाल। नेपाल दुनिया के सबसे गरीब देशों में आता है। विश्व बैंक और अन्य स्रोतों के अनुसार नेपाल दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान के बाद दूसरा सबसे गरीब देश है। साल 2024 में नेपाल की प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,381 अमेरिकी डॉलर थी। साल 2025 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 2,878 अमेरिकी डॉलर है, जो नेपाल से लगभग दोगुनी है। बता दें कि प्रदर्शनकारी शुरू से ही पीएम ओली के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। हालांकि ओली सरकार के एक मंत्री ने मंगलवार को कहा था कि पीएम ओली अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन उनके इस बयान के बाद काठमांडू में प्रदर्शनकारी और हिंसक हो गए और उन्होंने राष्ट्रपति भवन से लेकर पीएम ओली के घर पर आगजनी की। सेना भी प्रदर्शनकारियों को रोक पाने में असफल हो रही थी। प्रदर्शनकारियों ने सेना के जवानों पर भी जमकर पथराव किया था। कहा जा रहा है कि युवाओं के प्रदर्शन के दायरे के बढ़ने की वजह से पीएम ओली पर लगातार इस्तीफा देने का दबाव बढ़ रहा था और जब उन्हें ऐसा लगा कि बगैर उनके इस्तीफे के ये प्रदर्शनकारी नहीं मानेंगे, तब जाकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवा मंगलवार सुबह से देश की मौजूदा सरकार की जगह अंतरिम सरकार के गठन की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के वीरगंज में भी हिंसा और आगजनी की। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करते हैं अगली रिपोर्ट का। उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनाव दर चुनाव कमजोर होती बसपा को मायावती से दोबारा मजबूत करने की कवायद मायावती शुरू कर चुकी हैं। वो बसपा छोड़ चुके नेताओं की घर वापसी कराने में जुटी हैं, तो अपने खिसके हुए सियासी जनाधार को वापस लाने की एक्सरसाइज भी उन्होंने शुरू कर दी है। बहरहाल बसपा की सियासी हुंकार का असर अब जमीन पर दिखना भी शुरू हो गया है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। मायावती के लिए सियासी वजूद बचाए रखने की चुनौती। बीएसपी प्रमुख मायावती की सियासी अंगड़ाई एक बार फिर यूपी में हलचल मचाने लगी है। मायावती ने बसपा के संस्थापक काशीराम की परिनिर्वाण दिवस पर
9 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ में बड़ी रैली करने का ऐलान किया। मायावती 9 अक्टूबर को अपने समर्थकों को एकजुट कर अपनी सियासी ताकत का एहसास कराने का प्लान बना चुकी हैं। इसे बसपा के मिशन 2027 का औपचारिक आगाज माना जा रहा है। बता दें कि बसपा इन दिनों यूपी में बिना किसी शोर शराबे के अपने मिशन पर लगी हुई है। उसकी कोशिश पार्टी के खिसके हुए अपने बेस वोट को दोबारा वापस लाने की। इस तरह मायावती 2027 से पहले बसपा को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी हैं। अगर बसपा मजबूत होती है तो यूपी का सियासी गणित बिगड़ जाएगा और सबसे ज्यादा टेंशन समाजवादी पार्टी बढ़ेगी। यूपी में आज कहां खड़ी है बसपा? 2012 के बाद से बसपा का ग्राफ नीचे गिरना शुरू हुआ तो अभी तक थमा नहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा सिर्फ एक सीट पर सिमट गई। 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता तक नहीं खुला। 2024 के चुनाव में संविधान और आरक्षण के मुद्दे के चलते बसपा का कैडर इंडिया ब्लॉक के साथ चला गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा अपनी वापसी की कोशिश में है। दलित समुदाय के बीच राजनीतिक चेतना जगाने वाली बसपा सूबे की सत्ता में 4 बार काबिज हुई। मायावती ने 2007 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। आपको बता दें कि काशी राम ने 80 के दशक में दलित अति पिछड़ी जातियों को जोड़कर बहुजन समाज की पॉलिटिक्स खड़ी की थी। अब वो सिर्फ जाटव समुदाय तक सीमित रह गई। इस तरह बसपा अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, जिसके चलते मायावती के लिए अपने सियासी वजूद को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई। बताया जा रहा है कि मायावती करीब 2 दशक के बाद एक बार फिर बदली हुई रणनीति के साथ यूपी चुनाव मैदान में उतरने का प्लान बना चुकी है। मायावती वंचित वर्ग के वोटों पर पकड़ बनाने की अन्य विपक्षी दलों की कोशिशों से निपटने के लिए सक्रिय हो चुकी है। मायावती लखनऊ में डेरा जमाए बैठी और कई कमेटियों का गठन किया है, जिन्हें समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को बसपा के साथ जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बूथ स्तर पर संवाद जैसी रणनीतियां आएंगी काम। आपको बता दें कि मायावती मौके की नजाकत को भाप रही हैं, जिसके लिए बूथ स्तर पर संवाद जैसी रणनीतियां अपना रही हैं। मायावती की रणनीति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटों को एक पाले में लाने की है। बसपा के बड़े नेता और कार्यकर्ता इन दिनों गांव-गांव जाकर बूथ स्तर पर बैठकें कर रहे हैं। इन बैठकों में न केवल दलित वोटों को एकजुट करने पर जोर दिया गया, बल्कि अति पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा है। बता दें कि बसपा के तमाम मंडल कोऑर्डिनेटर इन दिनों अपने अपने क्षेत्रों में बसपा की मजबूती के लिए बैठकें कर रहे हैं और दूसरे दलों के छोटे बड़े नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाने में लगे। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ की घर वापसी करा दी। इससे पहले आकाश आनंद का सियासी प्रमोशन भी कर दिया और वो सियासी तौर पर एक्टिव हो गए। बसपा का दलित पिछड़ा मुस्लिम फॉर्मूला। बताया जा रहा है कि बसपा ने इस बार अपनी तैयारियों को गोपनीय और व्यवस्थित तरीके से अंजाम देने की रणनीति अपनाई है। 2024 के लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद मायावती ने इस बार पंचायत चुनाव को अपनी रणनीतिक ताकत को पुनर्जीवित करने के अवसर के रूप में देखा है। पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए स्थानीय स्तर पर नेताओं को सक्रिय करने और नए चेहरों को मौका देने का फैसला किया है। मायावती की कोशिश दलित और ओबीसी के साथ मुस्लिम समीकरण बनाने की, जिस फॉर्मूले पर अखिलेश यादव ने 2024 में बीजेपी को मात देने में सफलता पाई है। अखिलेश यादव का पीडीए पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समीकरण 2024 में हिट रहा। बीजेपी बनाम सपा की लड़ाई में बसपा का सफाया हो गया था। ऐसे में यूपी की 2 ध्रुवीय होती राजनीति को मायावती त्रिकोणीय बनाना चाहती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल आज के लिए स्पेशल रिपोर्ट मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का